शांत रहना। देखिए आज हमें पढ़ना है कवक के बारे में, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में देखिए कवक बहुत फ़ायदेमंद भी है तो बहुत नुकसान भी करता है। कवक के बारे में पढ़ना, सभी ने लगभग हम लोगों ने कवक को देखा ही होगा। कवक नहीं देखा है? अरे भाई जब रोटी होती है, नहीं देखते रोटी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसा लग जाता है, वो क्या है? वो फंगस है, वो कवक है। अचार देखते ना सड़ जाता है, क्यों सड़ जाता है? उस पर क्या लग जाता है? जब सड़ वो क्या पड़ जाते हैं? वो फफूंद पड़ जाते हैं। उन्हीं कवक के बारे में हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में कवक होते क्या हैं, ये कैसे अपना पोषण करते हैं, कैसे जनन करते हैं। याद रखिएगा ये लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। नहीं होता है कभी कभार? देखिए वो लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे जो दूसरों का कपड़ा बहुत ज़्यादा पहनने में इंटरेस्टेड होंगे। जो दूसरे का कपड़ा पहनते होंगे उनको ये ज़्यादा समस्या होगी। कभी दूसरे का कपड़ा मत पहना कीजिए। जो हॉस्टल वगैरह के लड़के रहते हैं, तुम अपना दे दो, मैं अपना ये लेके जाओ, लेके जाते हैं। वो क्या होता है उसमें अगर फंगस, एक भी फंगस लगा हुआ है वो जनन करके बहुत सारे फंगस कर देगा, तो फिर ऐसी जगह खुजली होगी बेटा, खुजलाते खुजलाते ज़िंदगी ख़त्म हो जानी। दांत देखते हैं ना, दांत वगैरह होती है, ये सब किसके वजह से होते हैं? फंगस की वजह से ही होते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए कपड़े को क्या किया जाता है? साफ कपड़े हमेशा। क्यों कपड़े को धोया क्यों जाता है? क्योंकि फंगस लग जाएंगे। कुछ लड़के को ऐसे कपड़ा देखो इतना कठोर होता है, उसको मजबूत बना रहे हैं, उसको बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। कुछ नहीं होता, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, अरे यार धो लो यार, एकदम मतलब अजीबो गरीब स्मेल आती है ना, मन करता है बस सूंघते चले जाएं, है कि नहीं? तो हमें कवक के बारे में पढ़ना है। कवक जगत ये आखिरी जगत है। इसके बाद आपका चैप्टर लगभग खत्म है, क्योंकि केवल बचेगा वायराइड, वायरान और प्रिसॉन्क बचेगा और वायरस बचेगा, ठीक है। 4 चीज़ें बचेंगी। इसके बाद हम इसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, फिर अगले चैप्टर में चलते हैं। तो कवक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ उपस्थिति। पाया कहाँ जाता है? आवास। तो याद रखिएगा कि कवक कहाँ पाया जाता है? तो सड़ी गले जगहों पर, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा सीलन होगी। बरसात देखे होंगे, लकड़ियाँ सड़ जाएंगी, उनके ऊपर क्या पाया जाता है? कवक पाए जाते हैं, फफूंद पाए जाते हैं। मशरूम वगैरह देखते हो ना, एक प्रकार के ये क्या है? फंगस ही हैं। क्या है? है ना? समझ रहे हैं ये क्या? ये कवक ही हैं एक प्रकार के, ठीक है। तो बात करते हैं कवक कहाँ पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कवक कहाँ पाए जाते हैं? सड़े गले स्थानों पर, नम मृदा में पाए जाते हैं। इनका आवास ये लगभग हर तरह के आवास में पाए जा सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। मतलब ये मरते नहीं हैं जल्दी, ठीक है। क्या काम करते हैं देखिए, देख लेते हैं आपके बुक से थोड़ा सा। परपोषी जीवों में फंजाई जीव जगत का एक विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की तथा वास स्थान में क्या पाई जाती है? बहुत भिन्नता पाई जाती है। ये नम रोटी, सड़े गले पदार्थों आदि पर पाए जाते हैं। जैसे मशरूम की बात कर रहे हैं, कुकुरमुत्ता की बात कर रहे हैं, ये किसकी वैरायटी में आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं भाई? तो ये कवक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमेशा फ़ायदेमंद ही नहीं होते, ये नुकसानदायक भी होते हैं। जैसे फसलों को सड़ाना, सरसों में जब रोग लगता है वो किसकी वजह से लगता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रोटी खराब क्यों हो जाती है, अचार खराब क्यों हो जाता है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो बात करते हैं कवक की। तो कवक कहाँ पाया जाता है? सड़े गले स्थानों पर। ऐसे पदार्थ जो सड़ जाते हैं उनके ऊपर क्या उग जाते हैं? कवक उग जाते हैं। और नम स्थानों पर, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा सीलन होगी, वहाँ पे जो लकड़ियाँ होंगी या जो जीव होंगे, जो पौधे होंगे, उनके ऊपर इनके उगने के चांसेस होते हैं। तो आप कहेंगे कि कवक कहाँ पाए जाते हैं? तो सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाए जा सकते हैं जहाँ नम जगह होगी। जैसे अचार वगैरह में होता है ना, नम जगह पाए जाते हैं तो वहाँ पे भी निकल आते हैं। तो नम जगहों पर भी वो पाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं ये पोषण कैसे करते हैं, कवक अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो कवक भोजन के लिए, जैसे हम लोग क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पोषण के आधार पे जीवों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, एक था स्वपोषी, दूसरा था विषमपोषी। वैसे ही इनमें पोषण कितने तरह से होता है भाई? इनमें पोषण कितने तरह से? 3 तरीके से होता है। पहला होता है मृतजीवी। मृतजीवी आप जानते हैं, इससे कई बार आप रूबरू हुए है ना। वह जीव जो मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। तो आप कहेंगे कवक मृतजीवी होता है। परजीवी की बात, वह जीव जो क्या करता है? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है?
परजीवी कहलाता है। और सहजीवी आप जानते हैं, सहजीवी का उदाहरण मैंने जब आप किसको पहले बताया था, लाइकेन का उदाहरण मैंने दिया हुआ था। इसमें क्या होता है, सहजीवी समझिएगा, इसमें कुछ लोग थोड़े से ना गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ाने का मतलब क्या होता है, वो जान नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है। सहजीवी का मतलब क्या होता है, साथ रहना। सह का मतलब साथ, जीवन यापन करना। ऐसे जीव इसमें सहजीवी में दो जीव होते हैं, समझ रहे हैं। सहजीवी में कितने जीव होते हैं, दो जीव, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब समझिए बात को, जैसे किसी दो लड़कों की बात कर ले, एक लड़का है, फलाना लड़का, कोई ए है, किसी लड़के का नाम है ए, किसी लड़के का नाम बी, दोनों एक साथ रहते तो वो क्या कर, उन्हें क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। लेकिन ए बी को फायदा पहुंचाता है और बी ए को फायदा पहुंचाता है, ऐसा नहीं। जैसे क्या होता था लाइकेन में, क्या होता था भाई, लाइकेन में कितने पाए जाते थे, कितने जीव, दो जीव थे। कौन कौन थे भाई, कवक था और दूसरा क्या था, शैवाल था। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े इसके बारे में। अब कवक क्या काम करता था, कवक क्या काम करता था, पानी बोले तो H2O और खनिज लवण किसे प्रदान करता था, शैवाल को देता था। और शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था। शैवाल के अंदर क्या पाया जाता था, क्लोरोफिल। और आपको मालूम है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कर सकता है। अब क्या होता था कि ये शैवाल क्लोरोफिल के, अब ये H2O और खनिज लवण किसको देता था, शैवाल को। और शैवाल इसे क्या देता था, इस खनिज लवण और पानी का उपयोग करके वो क्या बना लेता था, भोजन बना लेता था, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल था। और क्लोरोफिल के लिए भाई सूर्य का प्रकाश तो पहले से मिला हुआ है। और आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, CO2 प्लस H2O, इतना ही चाहिए। तो H2O उसे कौन दे रहा है, कवक दे रहा है। खनिज लवण उसे कौन दे रहा है, कवक दे रहा है। इसके पास क्लोरोफिल रहता था और ये प्रकाश संश्लेषण करके क्या बना लेता था, भोजन बना लेता था। और वो भोजन उसे, अब ये जो भोजन शैवाल बनाता था वो उसे किसे दे देता था, कवक को दे देता था। कहने का मतलब है कवक इसकी सहायता करता था और ये कवक की सहायता करता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा मर जाए। समझ रहे हैं बात को। जैसे आजकल की दोस्ती, आजकल की दोस्ती है कि नहीं है, बहुत खतरनाक खतरनाक आजकल की दोस्ती है। आज की दोस्ती ना, मुख पे राम बगल में छुरी, जब चाहा तब काटा, है ना, ऐसी दोस्ती है। दोस्ती जानते हैं, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बनाया नहीं जाता, जो अपने आप बनता है। दुनिया का सबसे खतरनाक कोई रिश्ता है तो वो कौन सा है, दोस्ती का। कभी कभार दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्ते से बढ़ जाते, लेकिन रेयर केस में, इन रेयर केस में आप अपने दोस्त के ऊपर 100 एहसान करके देखिए और लास्ट टाइम एक एहसान मत कीजिए, फिर देखिए वो 99 एहसान भूल जाएगा एक एहसान के चक्कर में। समझ रहे हैं ना। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता, देखिए दोस्त बनाना, अभी आपकी जो उम्र है, दोस्त इसी उम्र में बनाना। आपने पढ़ा होगा मित्रता, दोस्त इसी उम्र में बनाया जाता है और दोस्त को परखा जाता है। बार बार टेस्ट लो अपने दोस्त का, इतना टेस्ट लो कि वो टेस्ट आ जाए। समझ रहे हैं, मतलब इतना टेस्ट लीजिए कि बेचारा अलग है जीव, मतलब उसे लगे कि कहाँ है मेरा टेस्ट ले रहा है। अब यहाँ जो दूसरे का दोस्त होगा उसको टेस्ट करेगा, कहेगा लगता है मेरी परीक्षा ले रही है। अब यहाँ वाले तो सतर्क हो गए, है कि नहीं। लेकिन हमें टेस्ट लेना पड़ता है, दोस्ती में लेना पड़ता है भाई। कभी कभार आप अपने दोस्त को चेक कर लीजिए कि क्या वाकई में ये जो कहता है, वो नहीं कहते दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, एक गोली चल गई लौट के आएंगे, खेती करेंगे है वतन तेरे लिए, है कि नहीं। वो जुनून रहता है भाई दोस्त बनना। तुम मेरे फेवरेट दोस्त हो, हाथ मिलाओ एकदम। 10 रुपया गिरा है, अगर वो दोस्त आके कह दे मेरा 10 रुपया खो गया, अरे मैं पहुँच बस देखो ना, दोस्ती आवाज़ अलग है, दोस्ती दूसरे लेवल की दोस्ती हो गई। ना देना है, ना है तुम्हारा है, दे दो यार, मेरा ही तो है, दे दो। नहीं तुम्हारा नहीं है, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी, खा गया मैं, खा गए, चलो ठीक है, चलो हाई लो भाई, ऐठना पैठना चालू, हैं अलग है, ये अलग है दोस्ती। ये दोस्ती होती है, ऐसी दोस्ती नहीं होती। आपने पढ़ा है उसमें कि भाई दोस्ती का मतलब, वो दोस्ती ऐसी होती है जिसमें पल में रूठना पल में मनाना लगा रहता है, वो दोस्ती होती है, उसमें प्यार होता है। और आज की दोस्ती तो बड़ी खतरनाक है। तन को सही दिया तो मत बैठा साइकिल पे, ना साइकिल पे बैठे लग गए, चल खत्म, टाटा बाय बाय। समझते हैं बात को। तो सहजीवी समझ में आ गया, ऐसा पोषण जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। कवक का आवाज समझ में आ गया, कहाँ पाया जाता है, पोषण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, क्लियर है।
जनन कैसा करता है? देखिए हर जगत में आपको यही पढ़ना है, उस जगत का जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है, पहला पॉइंट। वो पोषण कैसे करता है, जैसे प्रोटिस्टा का जगत जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है, कैसे पोषण करता है, जनन कैसे करता है ना, कैसा उसका आवास है, ठीक है, क्या वो लैंगिक जनन करता है, क्या वो अलैंगिक जनन करता है, यही चीज़ें पढ़नी है। तो ऐसे करते करते हम आज पहुँचे हैं भाई कवक जगत में, जिसमें हमने इतने पॉइंट को देख लिया। अब बात करते हैं जनन की। जो कवक होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, कैसे जनन कर लेते हैं भाई? तो इनमें देखिए जनन कितने प्रकार का पाया जाता है, इनमें 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। कितने प्रकार का जनन? 3 प्रकार का। पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन, ठीक है। अब समझते हैं कायिक जनन। इसके पहले आपने कायिक जनन का पढ़ा था। जब पौधे के किसी विशेष भाग से या जड़, तना, पत्ती, फल फूल द्वारा किसी पौधे की या नए पौधे की क्या होती थी, उत्पत्ति होती थी, उसे क्या कहते थे? कायिक जनन कहते थे। जिसकी कुछ विधियों को आपने पढ़ा हुआ था, खंडन, विखंडन और मुकुलन, जिसे बडिंग बोला जाता है, पढ़ा था हमने। बात करते हैं खंडन। एक पॉइंट समझिएगा, खंडन और विखंडन में अंतर। कई महापुरुष ऐसे हैं जो इसका मतलब ही नहीं जानते। खंडन और विखंडन। खंडन का मतलब है, समझिए, हम पॉइंट को समझते ही चलते हैं। तो कायिक जनन समझ में आ गया। खंडन की बात करते हैं। इसमें होता क्या है? जब किसी जीव के, ठीक है, जब किसी जीव के शरीर को जितने भागों में काटा जाए, जब किसी जीव के शरीर को जितने भागों में काटा जाए, ठीक है, जब किसी जीव के शरीर को जितने भी भागों में, जितनी भाग में काटा जा सके, आप जितने भाग में काट दो उतनी जीव की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं खंडन। मतलब जैसे मैं हूं, जितने भाग में डिवाइड करो, नया रविंदर, नया रविंदर, नया रविंदर, उंगली काटो, नया रविंदर, है ना, बाल उखाड़ के लेके जाओ, नया रविंदर। मतलब क्या है? जितने भाग में, खंडन समझिएगा। खंडन का मतलब नहीं कहते तुमको पीस पीस कर दूंगा, एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। तो खंडन का मतलब वही है, जब किसी जीव को, या जब कोई जीव, या ऐसा जनन जिसमें जीव के जितने भाग किए जाए, जितने टुकड़े किए जाए, हर टुकड़ा एक नए जीव को बना सके, उसे क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं, जो पेनिसिलियम में पाया जाता है। देख रहे हैं? जितने भाग में आप इसे काटोगे, जितने भाग में काटोगे, हर भाग एक नए जीव की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे? खंडन कहेंगे। दूसरे की बात करते हैं विखंडन की, ठीक है। जैसे खंडन है वैसे ही विखंडन है, लेकिन इसमें क्या होता था कि विखंडन में प्रत्येक खंड, जितने भाग में बांटेंगे, प्रत्येक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, लेकिन विखंडन में ऐसा नहीं होता। विखंडन में क्या होता है वो समझते, ठीक है। देखिए, तो विखंडन में क्या होता है, ये पाया जाता है अमीबा में। क्या होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या है, न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। पहले केंद्रक 2 बराबर भागों में बढ़ता है, आपने पढ़ा है इस चीज को, ठीक है। 2 बराबर भागों में बढ़ता है और आगे चल के नई कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। जब कोई जीव 2 बराबर भागों में, या जब किसी जीव का केंद्रक 2 बराबर भागों में बंटकर 2 अलग अलग नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से समझते हैं। जब किसी जीव का डीएनए केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, पढ़ा ना आपने। तो अब इसका जो ये केंद्रक है, ये 2 बराबर भागों में टूट जाएगा और आगे चल के ये पूरी की पूरी कोशिका 2 अलग अलग भागों में टूटकर एक नए जीव की क्या करे? उत्पत्ति करे। तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन याद रखिएगा। कायिक जनन के अंदर कितनी विधियां आती हैं? कितनी विधियां आती हैं? 3 विधियां आती हैं, खंडन, विखंडन और मुकुलन। ये याद रखने का पॉइंट है, ये कक्षा 12 में भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कायिक जनन के अंतर्गत कितनी विधियां आती हैं? 3 विधियां आती हैं। एक होता है खंडन, दूसरा होता है विखंडन और तीसरा है मुकुलन, बोले तो बडिंग। जैसे ये होता है सेम वैसे ही होता है, बट होता क्या है मुकुलन में? जैसे ये देखिए, एक ही ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता था
एक केंद्रक दो बराबर भागों में टूटता था, लेकिन इसमें क्या होता है, दो बराबर भागों में ना टूटकर शरीर से क्या निकल जाती है, एक कली निकल जाती है, और यही कली आगे क्या होती है, विकसित हो जाती है, और विकसित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करती है भाई, विकास करती है। तो इसे क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। आपने पढ़ा था मुकुलन कि जब किसी जीव के शरीर से कोई कली निकलती है, हाइड्रा में पाया जाता है ये, ठीक है, ये अमीबा का था। इसके पहले वाला जो क्या था भाई, विखंडन, वो किस में पाया जाता है, अमीबा में। जबकि बात करते हैं मुकुलन, तो मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, हाइड्रा में। इसमें जीव के शरीर से एक कली निकलती है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, समझते हैं बात को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जीव के शरीर से एक कली निकलती है, और वो आगे चल के क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है, और विकसित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करती है, विकास करती है। तो इस जनन को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट सबसे जरूरी है कि कायिक जनन के अंतर्गत कितनी विधियां आती है, तो 3 विधियां आती हैं, खंडन, विखंडन और मुकुलन। खंडन में प्रत्येक भाग से एक नई कोशिका, विखंडन में 2 कोशिकाएं, 2 नए जीव की उत्पत्ति, वो भी वही उसी का केंद्रक टूटकर बनाता है। मुकुलन में एक कली निकलती है जो आगे विकसित होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करती है, वो क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। पॉइंट यहां तक समझ में आया। ये तो ठहरा भाई कायिक जनन की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक जनन कैसे करते हैं, ठीक है। कवक कायिक जनन भी करते हैं, लैंगिक जनन भी करते हैं, और अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है वो समझते हैं। तो कोनिडिया, कोनिडिया क्या है, ये बीजाणु है। कोनिडिया क्या है, बीजाणु है, जिसको इंग्लिश में स्पोर बोला जाता है। क्या है भाई, बीजाणु है, ठीक है। कोनिडिया को हिंदी में भी कोनिडिया कहते हैं, और कोनिडिया को इंग्लिश में भी कोनिडिया कहते हैं। जैसे मेरा नाम रविंद्र हिंदी में है, तो इंग्लिश में क्या होगा, वही होगा ना भाई। तो कोनिडिया को इंग्लिश में भी कोनिडिया ही कहते हैं, और हिंदी में भी क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। तो अलैंगिक जनन, पॉइंट याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपने कायिक जनन का याद किया, वैसे आपको अलैंगिक जनन का भी याद करना है कि कवक में अलैंगिक जनन किसके किसके द्वारा होता है। तो कोनिडिया के द्वारा, धनी बीजाणु के द्वारा, और चल बीजाणु के द्वारा भी पाया जाता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में भी चल बीजाणु, भाई शुक्राणु जाता है ना, लेकिन फिलहाल ये समझना है अलैंगिक जनन किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। कोई पूछेगा कोनिडिया क्या होता है, तो स्पोर होता है, बीजाणु होता है, धनी बीजाणु लिखा ही हूँ, और चल बीजाणु लिखा ही हूँ। मतलब चल बीजाणु जो चलने वाले बीजाणु हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, ये कैसे जनन करते हैं, वो पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो चलिए कोनिडिया की बात, पहले की बात हम करते हैं कोनिडिया की। जैसे वो वाला पिछला फिगर था, सेम होता है। इसमें क्या होता है कि कोई बीजाणु, एक बीजाणु उड़कर या किसी माध्यम से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे ये उड़ के यहाँ चला आया, और ये आगे चल के एक नया बीजाणु बना, ठीक है। ये बीजाणु उड़कर आया, और क्या हुआ, एक नए पौधे के रूप में क्या करेगा, एक नए जीव के रूप में क्या करेगा भाई, विकसित होगा, विकास करेगा। तो ये किसके द्वारा हुआ, कोनिडिया के द्वारा। इसमें लैंगिक जनन से कोई ना किसी पौधे का कोई भाग था, ना जीव का कोई भाग था। एक बीजाणु उड़ जाएगा या किसी माध्यम से दूसरी जगह जाके एक नए पौधे के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा। तो ये किसके द्वारा होगा भाई, ये कोनिडिया बीजाणु के द्वारा होगा। समझ में आ गया बात। इसमें कोनिडिया में होता क्या है कि एक बीजाणु उड़कर जाता है और एक नए जीव के रूप में क्या करता है, विकास करता है। तो ये कोनिडिया बीजाणु के द्वारा कवक में क्या है, अलैंगिक जनन है। आगे बात करते हैं धनी बीजाणु की, ठीक है। तो धनी बीजाणु में क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मशरूम में। किस में पाया जाता है, मशरूम में। आजकल कुछ ज़्यादा ही महंगा हो रहा है कि नहीं, खाना चाहिए। खाया है आपने कभी, टेस्ट किया है, अलग है मज़ा आता है ना। जिनको सोयाबीन पसंद है उनको मशरूम पसंद है, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, मशरूम की बात हम करते हैं, यही है, कुछ ऐसा ही होता है मशरूम। अरे भाई अब ऐसे बना दूंगा तो हो गया, पूरा मशरूम है ले लो भाई। फिगर तो आप लोग बड़े अच्छे बनाते ही होगे, है ना। आप लोगों का फिगर देख के तो अलग है, दिल बाग बाग हो जाता है। चले फिलहाल अब क्या होता है, धनी बीजाणु में क्या होता है, यहाँ से एक बीजाणु क्या होता है, कोई एक बीजाणु निकलकर और एक नए मशरूम की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। तो उसे क्या कहते हैं, धनी बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन।
अब ये यहाँ से कोई एक बीजाणु गिरेगा और आगे चल के वो क्या करेगा, एक नए मशरूम, एक नए पौधे, एक नए संतान की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, वो धनी बीजाणु के द्वारा। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, ये था पेनिसिलियम और ये किसमें था, इसमें क्या था, मशरूम। क्या था, मशरूम। ठीक है, कुकुरमुत्ता मशरूम में अंतर है। कभी कुकुरमुत्ता बना के मत कह देना कि बनाया है हमने, क्या बनाया है, मशरूम ना। वो कोई आदमी था, उसके अगर कोई रिश्तेदार आया था, उसने कहा, आया जैसे ही घर पहुंचा, बोला भाई कहाँ जा रहे हैं, बोला यही खाना फेंकने जा। अच्छा पहले आप आ गए, नहीं तो कुत्ते को डालने जा रहा था। अब बताइए वो खाना कुत्ते का था कि उस, है ना, कि वो खाना मतलब अब क्या क्या कहेगा आदमी, आप खाओगे, आप खाते, आप अगर होते तो खाते। हो सकता है भाई वो खाना बचा हुआ हो, कुत्ते को डालने जा रहा हो। अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो खाना कुत्ते का ही था। रिश्तेदार ऐसे ही होते, अतिथि, है ना। अतिथि माने क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं, रिश्तेदार, है ना। बहुत अच्छा, चले चल बीजाणु की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, देखिए अब चल बीजाणु में क्या होता है कि कोई एक बीजाणु उसमें क्या पाया जाएगा, सबसे आसान तरीका उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अरे भाई स्पर्म देखा था, देखा था, पूंछ पाई जाती है ना, क्या काम करती थी पूंछ, गति करने के लिए सहायता प्रदान करती थी। वैसे कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जो चल होते हैं। चल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, गति करते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और जनन करके किसी नए पौधे के क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कौन सा जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बात कर लेते हैं, क्यों गति करते हैं चल बीजाणु, गति क्यों करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, कसाभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें, कसाभ पाए जाते हैं। अरे कसाभ याद आ रहा, नहीं याद आ रहा है, चलो पैरामीशियम देख लेते हैं। अमीबा देखा है, फिगर, इगुलिना देखा है, फिगर आपको नहीं याद है इगुलिना का। अरे भाई पछमाभ पाया जाता है ना, ये वाला, ये क्या है, ये पछमाभ है ना, इसकी वजह से तो ये गति करता है। ये आपका और ये पैरामीशियम बड़ा गड़बड़ बन गया है। चले ये पैरामीशियम था, ये क्या है, इनकी वजह से, यही तो फ्लैजिला हैं जिनकी वजह से ये क्या करता है, गति करता है। समझ रहे हैं। वैसे ही जो चल बीजाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, कसाभ पाया जाता है, जिसकी वजह से वो गति करके क्या करते हैं, कहीं चले जाते हैं और क्या करते हैं, एक नए जीव की क्या करते हैं भाई, उत्पत्ति करते हैं। पॉइंट समझ में आया। चले आगे बढ़े। अब बात करते भैया, चलो कायिक जनन तो समझ में आया, अलैंगिक जनन समझ में आ गया। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। कवक लैंगिक जनन भी करते हैं। अब समझिए वो कैसे करते हैं, है ना। इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। एक पॉइंट समझ लीजिएगा, लैंगिक जनन आपको आता है, परिभाषा आती है। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत युग्मक मिलकर किसी जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये कवक में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। पहला फलन काय समझ लीजिए। फलन काय का मतलब क्या होता है, ठीक है, बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। जब बीजाणु एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं, सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फलन काय बोलते हैं। फलन काय मतलब समझ रहे, सुस्पष्ट। नॉर्मली जो होते हैं क्या बोलते हैं इसको, कवक। जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, तंतुक होते हैं। तंतुक का मतलब समझ में आ रहा है, ग्रुप में एक जगह ऐसे ऐसे ग्रुप में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ तंतु। कभी कभार एक साथ कई केंद्र के एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये एक लंबी रेखा, एक लंबी संरचना बना लेते हैं, धागे जैसी लंबी संरचना बना लेते हैं, जिसे तंतुक बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी कवक क्या होते हैं, एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं। कभी कभार कवक क्या होते हैं, सुस्पष्ट संरचना में दिखाई देते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, फलन काय बोला जाता है। पॉइंट समझिए फिर से। अब यहाँ प्लाज्मोगैमी, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी किस में पाया जाता है, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है। ठीक है, तो समझते। तो इसमें क्या होता है, दो चल अथवा अचल युग्मक, दो चल अथवा अचल युग्मक, मतलब यह एक नर हो सकता है, एक मादा हो सकता है, या तो दोनों चल हो सकते हैं, या तो दोनों अचल हो सकते हैं भाई।
दो युग्मक क्या करते हैं, दो देखो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था अमीबा, ठीक है, एक अमीबा दो अमीबा। अमीबा के अंदर किसी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मोगैमी दो विपरीत, चाहे वो चल हो चाहे वो क्या हो भाई, अचल, दो विपरीत युग्मकों के प्लाज्मा, बोले तो कोशिका द्रव्य का मिलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी। याद रखिएगा, नॉर्मली क्या होता है कि दो विपरीत युग्मक आपस में मिल जाते हैं, उनका कोशिका द्रव्य मिल जाता है, केंद्रक मिल जाता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें तीन स्तर पे होता है। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, किसका मिल जाना भाई, प्लाज्मोगैमी में सबसे पहले उसका क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य। दो चल, देखिए एक चल हो सकता है, एक अचल हो सकता है, दोनों चल हो सकते हैं, दोनों अचल हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, दोनों मिलेंगे, सबसे पहले उनका क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा। लेकिन अगर तुरंत, ठीक है, देखिए अब क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, देखो ठीक। अब देखो मेंडल का नियम पढ़ा है, कलर वाला ले लो भाई, एक युग्मक क्या बनाएंगे, एक नया, ये देखिए आगुणित होता है, ये क्या होता है भाई, आगुणित आप जानते हो, आगुणित और द्विगुणित आप जानते हैं कि नहीं जानते, पहले ये बताना। ऐसा देखिए, द्विगुणित का मतलब ऐसा युग्मक है ना जो निषेचित हो चुका है। जब दो युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दुगुणित कहलाते हैं, द्विगुणित कहलाते हैं। एक आगुणित, ये इसका अलग लक्षण, इसका अलग है। आगुणित, अगुण, बिना गुण का, एकदम नॉर्मल समझो, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, दोनों को मिल गए तो इसके अंदर कितने गुण होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विगुणित। समझो पॉइंट को समझो। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो सब साथ एक साथ मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल पहली अवस्था में केवल क्या मिलते हैं, कोशिका द्रव्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कोशिका द्रव्य मिलते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, होता क्या है कि युग्मक मिला, कोशिका द्रव्य मिला, तुरंत के तुरंत क्या मिल जाते थे, केंद्रक तुरंत मिल जाना चाहिए भाई। नई संतान को बनने के लिए जैसे होता था ना कि एक युग्मक दूसरा युग्मक दोनों मिल गए, संतान बन गई ना। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मा का मिलना, केवल कोशिका द्रव्य मिलता है। पूछेगा प्लाज्मोगैमी क्या होता है तो आप कहेंगे प्लाज्मोगैमी दो अगुणित युग्मक आपस में, या दो अगुणित युग्मक जब आपस में मिलते हैं, केवल उनके कोशिका द्रव्य का मिलना क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद की संरचना क्या होती है, केंद्रक संलयन। इसके बाद जाके क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। इसके बाद जाके केंद्रक आपस में मिलते हैं, तब जाके उस जीव के अंदर दोनों के जनक के क्या मिलेंगे, लक्षण। क्योंकि आपको मालूम है केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और उसी डीएनए में, हंस लो बेटा हंस लो, बाद में मैं हंसूंगा, घबराओ मत, एग्जाम आने वाले हैं ना आपके, ठीक है। क्या होगा बाद में, क्या होगा, ये द्विगुणित होगा तो इसके अंदर इन दोनों के लक्षण क्या होंगे, पाए जाएंगे। समझा की बात। तो ये क्या होगा, द्विगुणित होगा, जो आगे चल के देखिए पॉइंट समझिए, अगुणित, ये क्या होगा, द्विगुणित। लेकिन जब ये आगे फिर अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये किसको बनाएगा, अगुणित। क्या बनाएगा, याद रखना है, ए अगुणित है। फिर आगे ए जब किसी से मिलेगा, ठीक है, आगे जब ये किसी से मिलेगा तो ये आगे जो जन्म लेगा ये क्या होगा, ये द्विगुणित होगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही चलता है। लेकिन कवक में क्या होता है कि पहले कोशिका द्रव्य दोनों आपस में संलयित होते हैं, तो दो कोशिका द्रव्य का, दो विपरीत युग्मकों के कोशिका द्रव्य का मिलना क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। इसके बाद की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, केंद्रक संलयन। उसके बाद दो केंद्रक आपस में, दो केंद्रकों का मिलना, संलयन का मतलब पढ़ा है ना निषेचन में, दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना मिलना। उसके बाद केंद्रक का संलयन होता है। उसके बाद मियोसिस को हिंदी में बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। पॉइंट समझिए यहाँ से, प्लाज्मोगैमी दो विपरीत युग्मक के क्या मिलते हैं, पहले कोशिका द्रव्य मिलते हैं, क्या बनाते हैं, द्विगुणन है ना, द्विगुणित करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है,
केंद्रक संलयन होता है, केंद्रक मिल जाता है और केंद्रक मिल के क्या बना दिया, 2n बना दिया। और उसके बाद फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ कौन सा विभाजन होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या करता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को ही अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन करके फिर क्या बनता है, फिर एक अगुणित पौधे को बनाता है, एक अगुणित जीव की उत्पत्ति होती है और ये फिर आगे चल के किसी जीव से मिलकर फिर क्या बनेगा, द्विगुणित बनेगा, वह द्विगुणित फिर क्या बनेगा, अगुणित, फिर द्विगुणित। ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझिए अर्धसूत्री विभाजन होता किस लिए है, क्या रीजन होता है। आपने अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन पढ़ा हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जब एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाए, कितनी कोशिका बनती थी, 4। एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता था तो क्या होता था, अर्धसूत्री विभाजन। और एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण, 2 कोशिका का निर्माण, तो क्या होता था, समसूत्री विभाजन होता था। लेकिन पे ध्यान दीजिए, लेकिन कारण क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के होने का। तो अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, जब गुणसूत्र की संख्या को क्या करना होगा, जब गुणसूत्र की संख्या को क्या करना होगा भाई, आधी करना होगा। तो कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और जब सेम करना होगा तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन। कहने का मतलब उदाहरण के तौर पे समझो, आपके मम्मी के अंदर गुणसूत्र कितना है, 46। पापा के अंदर कितना है, 46। ठीक है, मैंने 45 कर दिया, गड़बड़ा जाता। अगर सपोज दैट यहाँ समसूत्री विभाजन होता, अगर यहाँ समसूत्री विभाजन होता तो इसके मम्मी के पास 46, पापा के पास 46, तो 46 कितना हो जाता, 92। लेकिन मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या काम करता है, वो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण तो करता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है, आधी कर देता है, जनक से आधी कर देगा। अब जब जनक से आधी कर देगा तो क्या हो गया, अब यहाँ 46, यहाँ भी 46, तो आधी करेगा तो कितना होगा, 23 और 23 बराबर कितना हो जाएगा, 46। समझ में आ गया। तो अर्धसूत्री विभाजन क्यों जरूरी है, अर्धसूत्री विभाजन क्या काम करता है। तो अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को क्या कर देता है, कम कर देता है, आधा कर देता है, जबकि समसूत्री विभाजन उसको बनाए रखता है। पॉइंट समझ में आ गया, नोट डाउन कीजिए। नोट है, अरे चलो आगे थोड़ा सा पॉइंट बचा है, रहने तो कि बाद में बताऊं, अगले वीडियो में बताऊं। चले ठीक है, चले बेटर लक। थोड़ा सा बचा, इसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे आप उसको पढ़ेंगे फैब डी है ना, फाइकोमाइसिटीज। कवक को आगे डिवाइड किया गया है, फैब याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा सरसरी निगाह से बता दे रहा हूँ, उसको याद करेंगे। फैब ये याद रखिएगा, नहीं याद होता, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। नाम याद हो गया, आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फैब डी। क्या होता है, फैब डी। मेरा फेवरेट क्या है, डी है। तो कवक के प्रकार जब आप पढ़ेंगे, कवक के अंदर जाके हम जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, फैब डी, फाइकोमाइसिटीज है ना, एसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बेटर लक, बेस्ट ऑफ लक।